Here we discuss some landmark cases and constitutional amendment after freedom। और इन महत्वपूर्ण केसेस में जिन पर आज हम फोकस करेंगे, ए.के. गोपालन केस, कूपर केस जो कि बैंक नेशनलाइजेशन से रिलेटेड है, और थर्ड मेनका गांधी केस जो कि 1978 में हुआ। हालांकि एक और बहुत ही महत्वपूर्ण केस रहा है केशवानंद भारती डिसीजन 1973, लेकिन उसके बारे में आज हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और यहाँ हम मेनली राइट टू स्पीच एंड यू कैन से आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 पर डिस्कस करेंगे कि कैसे इन केसेस में इन आर्टिकल्स को लेकर के क्वेश्चंस उठे और जो भी मैटर रहे उनमें इन 3 आर्टिकल्स के वायलेट के लिए रिट आई सुप्रीम कोर्ट्स में, और कुछ केसेस ओवर रूल्ड हुए आगे चल करके। तो इन्हीं सब पर डिस्कस करेंगे। तो इन सब पर डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमें इस प्रॉब्लम की जड़ में पहुंचना होगा, और जो प्रॉब्लम की जड़ है वो कहीं ना कहीं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। तो सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें जो थॉट्स के लीडर्स थे उसमें सोशलिस्ट भी थे, लिबरल भी थे और गांधीयन भी थे। अब सोशलिस्ट जो है अगर उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनता तो वो तो इक्वालिटी पर ट्रस्ट करता है। दैट मीन्स धन के वितरण को वो क्या करता है, सही मानता है, जिससे कि जिनके पास धन है अधिक उनसे ले करके और सभी में समान रूप से वितरित कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। वहीं लिबरल का जो है विचार वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर मेहनत से किसी ने पैसा कमाया है तो ये लीगली यहाँ पर इकोनॉमिक अनइक्वलिटी जायज़ है। वही गांधीयंस जो है वो तो चूँकि उनके जो थॉट्स थे कि जो असली भारत है, रियल इंडिया है, वो विलेजेस में बसता है। लेकिन सभी लोगों को पता है कि गांधी जी की डेथ कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले ही हो गई। तो जब उनकी डेथ पहले ही हो गई तो कहीं ना कहीं जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हैं पॉइंट्स वो इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, या यूँ कहें फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट में नहीं आ पाए जब गांधी जी होते तो जैसा होता। तो सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठा कि जब यहाँ पर वेरिएशन है लीडर्स में जिनके थॉट्स अलग अलग थिंकर से जुड़े हुए हैं, तो कैसे आपस में अंडरस्टैंडिंग बनाई जाए। तो इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने ये डिसाइड किया कि किसी भी मैटर को लेकर के, किसी भी एक्ट को बनने से पहले किसी भी प्रकार का वोटिंग नहीं होगी, और जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो डिस्कस करने के बाद कंसेंसस से लिए जाएंगे, सर्वसम्मति से लिए जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब चूंकि कंसेंसस से सारे के सारे डिसीजन लिए गए तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पॉइंट्स जरूर कॉन्स्टिट्यूशन में रह गए जो एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल इसमें जो मोस्ट जिस पर हम आज डिस्कस भी करने वाले हैं वो 2 पार्ट हैं। एक तो पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, और सेकंड जो पार्ट है वो है पार्ट 4 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल से है। अब यहाँ पर कई ऐसे आर्टिकल हैं जो फंडामेंटल राइट में हैं, तो वो फंडामेंटल राइट सिटीजन्स को देते हैं। लेकिन जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसे भी आर्टिकल्स हैं जो उन फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं।
तो सबसे पहले तो हमें यहीं पर समझना होगा कि आखिर वे कौन से पॉइंट्स हैं, वे कौन से आर्टिकल हैं, वे कौन से इश्यूज हैं जहां पर इस तरह का कंट्रोवर्सी पाई जाती है, इस तरह का विरोधाभास पाया जाता है। तो मेनली जितने भी लैंडमार्क केसेस हुए हैं वो इन्हीं दो पार्ट पर मैक्सिमम डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के कहीं ना कहीं अगेंस्ट चले जाते हैं। तो आज हम जिन केसेस पर डिस्कस करने वाले हैं उनमें मेनली जो आर्टिकल हैं वह आप पार्ट 3 के आर्टिकल 14, 19 और 21 को अच्छे से पहले रीड कर लिए, जो भी आपके पास सोर्सेस हों। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल 36 to 51 जो कि पार्ट 4 का पार्ट है। और एक बहुत ही बड़ा या यूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पार्ट 20 में आर्टिकल 368 है जो कि अमेंडमेंट से रिलेटेड है, उस पर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस उठते रहे हैं। तो इन 3 टॉपिक्स पर पहले जब हम अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर कर लेंगे तो फिर इन केसेस को हमें समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये एक दूसरे को अगेंस्ट रहते हैं और उसके बावजूद भी कुछ जो रिफॉर्म है वो गवर्नमेंट लेकर के आई है, जिससे कि जो निचले तबके के लोग हैं, जो पुअर पर्सन हैं, जो SC STs हैं या विमेंस हैं, जिनको हिस्टोरिकल फॉर्म में वे राइट्स नहीं मिल पाए, जिससे कि उनका इम्प्रूवमेंट हो पाए, और उसी के लिए गवर्नमेंट्स कहीं ना कहीं अमेंडमेंट लाती रहती है। तो आइए देखते हैं इनमें क्या क्या कंट्रोवर्सी है। अब जब क्वेश्चन उठता है फंडामेंटल राइट्स और DPSP का, दैट मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो यहाँ पर दो जो इम्पोर्टेंट और आर्टिकल हैं, या आप 3 आर्टिकल भी कह सकते हैं। इनमें एक तो आर्टिकल 13 है, दूसरा आर्टिकल 32 है और तीसरा आर्टिकल 226 है। आर्टिकल 13 कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको संरक्षण देता है, उनकी लिए डायरेक्ट जो जुडिशियल रिव्यू है उसका राइट देता है, और उसमें फंडामेंटल राइट्स को प्रिजर्व किया गया है। इसी प्रकार से आर्टिकल 32 ये कहता है कि यदि किसी भी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं वायलेट किया जाए स्टेट के थ्रू, स्टेट की डिफिनेशन आपको पता है और पहले भी हम बता चुके हैं, तो स्टेट के थ्रू अगर वायलेट होते हैं, कोई किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो आर्टिकल 32 के थ्रू वह डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में रिट कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हालांकि उसके पास हाई कोर्ट में भी आर्टिकल 226 के थ्रू डायरेक्ट जाने का राइट है। तो ये दोनों फंडामेंटल राइट्स की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं, ठीक, सिक्योरिटी देते हैं या गारंटी देते हैं। इज दैट क्लियर? तो 3 आर्टिकल्स, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। मेनली अभी हम आर्टिकल 13 और 32 पर ही डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 226 अंडरस्टूड है, क्यों? क्योंकि ये हाई कोर्ट से रिलेटेड है और 32 सुप्रीम कोर्ट से। तो जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट से होंगी वही चीज़ें हाई कोर्ट्स के कंसेप्ट में भी आप ले सकते हैं। इन केसेस पर डिस्कस करने से पहले अब सबसे पहले हम ये देखते हैं जो पार्ट 3 और पार्ट 4 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का, दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो पार्ट है, इनके किन आर्टिकल्स में कंट्रोवर्सी है जिसके कारण बार बार ऐसे केसेस, ऐसे इश्यूज उभर करके सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में डिबेट होती है। तो सबसे पहले इसमें अगर हम देखें तो आर्टिकल 19F1 और आर्टिकल 31,
इन पर जब हम डिस्कस करते हैं या इनको हम रीड करते हैं तो आप ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 31 है ये लोगों की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। दैट मीन्स प्रॉपर्टी का जो राइट है ये फंडामेंटल राइट के रूप में हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ऐसा कंसेप्ट था। जिसे कि आप सभी जानते हैं कि बाद में 44th अमेंडमेंट हुआ और इसको लीगल राइट कर दिया गया, फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। हालांकि आगे देखते हैं तो अब ये आर्टिकल 31 ये कहता है, बट जब हम आर्टिकल 39B दैट मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाले पार्ट में जाते हैं, उसका 39B और 39C ये कहता है कि जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी दैट मीन्स समानता के लिए गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बना सकता है कि किसी की भी प्रॉपर्टी को वो ले सकता है। हालांकि इसके लिए भी एक गारंटी आर्टिकल 31 में ही दे रखी है कि यदि ऐसी कोई ज़रूरत पड़े दैट मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किसी की प्रॉपर्टी ली जाए तो वहाँ पर उसको कंपेंसेशन दैट मीन्स मुआवजा प्रोवाइड कराया जाए। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों में कंट्रोवर्सी, एक तो फंडामेंटल राइट में देख रखा है कि किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी रखने का, उसको सेल करने का ये टोटल राइट है, और जो गवर्नमेंट है वो ऐसे ही उससे नहीं ले सकती। लेकिन 39 में क्या कह रहा है, 39 में जस्ट उसको कंट्रोवर्सी के रूप में ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है कि इक्वालिटी के लिए दैट मीन्स जो हमारा सोशल है उसमें इक्वालिटी लाने के लिए गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बना सकती है जिससे कि किसी की भी प्रॉपर्टी को वो हायर कर सके। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी होती है। इसी प्रकार से जब हम आर्टिकल 14 to 18 दैट मीन्स राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 15 में एजुकेशन पर डिस्कस करते हैं तो उसी के कंट्रोवर्सी में हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का आर्टिकल 46 आ जाता है। और 46 ये कहता है कि जो हमारे कमज़ोर वर्ग हैं, डेप्रिसिएट क्लास है, वहाँ पर उनके इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं, कुछ ऐसा रिजर्वेशन दिया जा सकता है जिससे कि ये आगे बढ़ सकें। तो अब देखिए यहाँ पर जहाँ आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी देता है तो आर्टिकल 46 से राइट टू इक्वालिटी तो रही नहीं, क्योंकि कुछ स्पेशल क्लासेस को कुछ रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है। इज दैट क्लियर? और साथ में ही आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल लॉ की बात करता है, समान नागरिक संहिता की बात करता है। तो अब ये सब क्या है, ये सब एक दूसरे से कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर डिबेट तो होनी ही है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 1937-38 में का जो ये मुस्लिम लॉ बोर्ड, पर्सनल लॉ बोर्ड था, उसमें एक पुरुष को 4 विवाह करने का जो था राइट था। लेकिन अब ये क्या है, तो ये तो जो है विमेंस के लिए कहीं का ना कहीं क्या है, उसके फंडामेंटल राइट को किल करता है। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से हमने देखा कि पहले से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ ऐसे सिस्टम रखे गए हैं कि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे में कंट्रोवर्सी एमिट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ तो कहीं ना कहीं जब पॉलिसीज़ को ऑर्गेनाइज करने लगी गवर्नमेंट, तो लोग अब अपने फंडामेंटल राइट को रिजर्व करने के लिए रिट दायर करने लगे। इसी में एक जो बहुत ही लैंडमार्क केस है ए.के. गोपालन केस। ए.के. गोपालन केस में जो प्रोसीजर था वो ये था कि ये आर्टिकल 21 के लिए पर्सनल, जो उनकी पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है, इस पर क्वेश्चन उठा।
तो आइए समझते हैं सबसे पहले ए.के. गोपालन केस, जो कि 1950 में ही हुआ। ध्यान दीजिएगा 26 नवंबर 1950 को ही लागू हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ए.के. गोपालन केस में देखिए क्या है, यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसेसर एक्सटेबल्स बाई लॉ। फर्स्ट पॉइंट यू कैन से जुडिशियल एक्टिविज्म, जस्टिस, लिबरल इंटरप्रिटेशन। Second point, legislation must be fair, just and reasonable. And third one is principle of natural justice, golden triangle of Article 14, 19 and 21. इन गोल्डन ट्रायंगल ऑफ आर्टिकल की बात में आगे जो कि मेनका गांधी केसेस में की गई है। एंड थर्ड वन इज प्रोसीजर फ्री फ्रॉम arbitrariness. Article 14, 19 and 21 are connect to each other, not separate. Is that clear? ये चीज़ें जो है मेनका गांधी केस में बताई गई। तो ये भी कहीं ना कहीं जो इसका जो ओवर रूल किया गया ए.के. गोपालन केस। ठीक, तो मेनका गांधी केस समझने के पहले हमें ए.के. गोपालन केस समझना होगा। तो कहीं ना कहीं आपने देखा ए.के. गोपालन केस, कूपर केस और मेनका गांधी केस, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। और इन तीनों में ही राइट टू स्पीच, राइट टू लिबर्टी, ठीक है, दैट मीन्स आर्टिकल 14, 19 एंड 29 का ही रिलेशन है। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू जो पॉलिसीज अप्लाई करनी है गवर्नमेंट के थ्रू, वो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को लेकर के ही डिबेट चलती रहती है। तो सबसे पहले हम ए.के. गोपालन केस समझते हैं और इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ए.के. गोपालन हैं वो एक कम्युनिस्ट लीडर थे। कम्युनिस्ट लीडर, he was detained in Madras jail under Preventive Detention Act. That means एक जो एक्ट था प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट, ये आप देख सकते हैं, इसके तहत इनको अरेस्ट कर लिया गया था और जेल में डाल दिया गया था। He challenged his detention on the ground of fundamental rights and questioned the law. तो ए.के. गोपालन ने क्या किया, ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 था इसी को ही चैलेंज कर दिया। किस बेस पर? ऑन द ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल राइट एंड क्वेश्चन द लॉ। और क्या कहा देखिए इसके बारे में, क्वेश्चन द लॉ के बारे में क्या बताया गया है, ये आप देख सकते हैं। आर्टिकल 13 जो कि कहता है लॉ इनकंसिस्टेंट विल इंट्रोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स शैल बी वाइड। दैट मीन्स ए.के. गोपालन ने यह रिट फाइल की कि उनका जो आर्टिकल 13 है वो कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के थ्रू। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 तो आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी थोड़ा सा एक लाइन में बता देते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 ये कहता है कि गवर्नमेंट किसी भी सिटीजन्स को, किसी भी कैंडिडेट्स को बिना किसी क्राइम के पहले ही अरेस्ट कर सकती है इस बिहाफ पर कि उसके थ्रू फ्यूचर में कोई क्राइम करने की पॉसिबिलिटीज़ है। इज दैट क्लियर? लेकिन इस एक्ट को ही ए.के. गोपालन ने रिट फाइल करके चैलेंज कर दिया। और दूसरा बताया राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। इससे उनका जो आर्टिकल 19 है जो फंडामेंटल राइट के थ्रू उनको राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का राइट देता है, यह भी कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा है। और साथ में इसमें आर्टिकल 22 को भी शामिल किया गया। 13 और 19 तो इसलिए क्वेश्चन ऑफ लॉ बना क्योंकि इसी को आधार बना करके, इसी को बेस बना करके ए.के. गोपालन ने रिट फाइल की थी। लेकिन आर्टिकल 22 इसलिए क्वेश्चन ऑफ लॉ बना
इस केस में क्योंकि जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन है, इन दोनों में ही इस आर्टिकल 22 की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 बना वो भी आर्टिकल 22 के तहत ही बना, और उसने यह मेंशन किया आर्टिकल 22 में कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट का जो राइट दिया गया है ये किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू किसी भी पर्सन के, किसी भी सिटीजन्स के राइट टू लिबर्टी। तो अब देखिए कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया और क्या अपना स्टेटमेंट दिया। चूँकि अभी भारत को फ्रीडम मिली थी और कोर्ट भी बहुत ज़्यादा डिबेट करने के मूड में नहीं था, तो कोर्ट ने देखिए क्या स्टेटमेंट दिया। द प्रिवेंटिव डिटेंशन डज नॉट अब्रिज द डिटेनी राइट टू फ्रीडम। दैट मीन्स कोर्ट ने बताया कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये किसी भी तरह से डिटेनी मीन्स जिसने रिट दायर की उसके किसी भी आर्टिकल, किसी भी राइट जिनमें 19 को बताया कि ये उसको वायलेट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ इन आर्टिकल 21 आर डिफरेंट फ्रॉम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एज मेंशन्ड इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सेम प्रोविजंस। तो फर्स्ट पॉइंट इसने ये किया कि आर्टिकल 19 तो कतई भी वायलेट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 22 में प्रिवेंटिव एक्ट का राइट गवर्नमेंट को दिया गया है। तो आर्टिकल 21 के बारे में क्या कहा गया? द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इन दो वर्ड पर विशेष ध्यान देना है। द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इन दोनों को आप छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। दैट मीन्स अगर कोई लॉ इस तरह के बने कि एक कोई पर्सन है और उसको किसी पौधे को पानी देते रहना है, ये क्या हो गया? प्रोसीजर एस्टेब्लिश हो गया बाय लॉ। ठीक है, दैट मीन्स अगर वो किसी दिन उस प्लांट को वाटर नहीं देगा, पानी नहीं देगा, जल नहीं देगा, तो वो इस लॉ को वायलेशन होगा। दैट मीन्स यदि किसी दिन रेन भी हो रही है, वर्षा भी हो रही है, उस दिन भी उसे उस प्लांट को पानी देना है। बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दैट मीन्स क्या? इट मीन्स कि जिस दिन पानी या रेन हो रही है उस दिन वह उसे पौधे को पानी नहीं देना है। इज दैट क्लियर? तो द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ इन आर्टिकल 21 आर डिफरेंट फ्रॉम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एज मेंशन इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रोविजनल। एंड अब आर्टिकल 22 की बात करते हैं। आर्टिकल 22 एम्पावर द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स आर्टिकल 22 जैसा कि हमने पहले भी बताया वो मेंशन यहाँ इसीलिए किया गया क्योंकि ये पार्लियामेंट को ये राइट देता है, लेजिस्लेचर को ये राइट देता है कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसा कोई भी लॉ बना सकता है। अब देखिए इन सब बातों से कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन पर आते हैं। A law that affected life and personal liberty could not be declared unconditional only on account that it did not follow due process of natural justice. It is the first point. And next one is, this means that Article 21 provide no protect against such legislative action. It is the main point. And the next point is, it was a narrow interpretation of the Article 21. That means इस केस में जो डिसीजंस
कोर्ट के थ्रू दिए गए उसमें कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 को नैरो डिफिनेशन के रूप में लिया गया और इसको बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं दिया गया और यहाँ पर ए.के. गोपालन को किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली। और एक चीज़ यह भी है कि जब यह केस फाइल हुआ तब तक के उसे 3 महीना ही लगभग हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ ए.के. गोपालन केस और इसमें किस तरह से आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को लेकर के रिट दायर की गई और इनके वायलेशन की बात की गई, यह आपने देखा। लेकिन कोर्ट का डिसीजन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साइड में रहा और ए.के. गोपालन के अगेंस्ट गया। लेकिन ये इशू यहीं पर नहीं रुकता है और यह आगे भी बढ़ता रहा। तो आइए देखते हैं अगला केस कौन सा है। नेक्स्ट केस जो है वो रुस्तम कावासजी कूपर, इनका पूरा नाम था, शॉर्टकट में आर.सी. कूपर कहते हैं, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 10 फरवरी 1970। ये बैंक नेशनलाइजेशन से रिलेटेड था। इज दैट क्लियर? इसमें पिटिशनर कौन था? रुस्तम कावासजी कूपर और रेस्पोंडेंट में यूनियन ऑफ इंडिया था। तो इस केस को भी हम समझते हैं और ये देखते हैं कि इस केस का जो बेसिक था वह क्या है। सबसे पहले यहां देख सकते हैं, सबसे पहले जो बताया गया है इसका स्ट्रक्चरिंग की गई है। 1969 में क्या हुआ? 1969 में एक्चुअली बैंकिंग कंपनीज जो थी उनके एक्विजिशन और ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग 1969 ऑर्डिनेंस के थ्रू कर दिया गया। दैट मीन्स एक अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया, आर्टिकल 1, 2, 3 के थ्रू होता है। आप सभी लोग जानते हैं प्रेसिडेंट कोई भी ऑर्डिनेंस फाइल कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है। तो उसके तहत बैंकों के राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स की बात की गई और इसमें ये बताया गया जो इंपीरियल बैंक्स थे इनमें 14 बैंक्स को नेशनलाइज करने की बात कही गई और इसका जो बेस रखा गया वो ये रखा गया जिनका जो डिपॉजिट्स है 50 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो मेन इशू है वो ये है इसकी टाइमिंग को लेकर के। क्यों? क्योंकि 2 दिन बाद इनका जो पार्लियामेंट सेशन था वो शुरू होने वाला था, लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस आया ठीक पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होने के 2 दिन पहले आ गया। ठीक, और सारा का सारा पेच यहीं पर फंस गया। अब इसमें क्या हुआ, ये जो 1969 में बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग 1969 के थ्रू हुआ, इसमें 14 बैंक्स को ही क्यों लिया गया? अब इसमें क्या हुआ, एक आर.सी. कूपर थे जो कि जिन्होंने एक ये पिटीशन फाइल की और ये थे कौन? ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा में शेयर होल्डर थे। और साथ में एक और पॉइंट पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे, 25th अमेंडमेंट आफ्टर द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर अब हम इस पूरे इशू को समझने का प्रयास करेंगे। कूपर केस में कैसे राइट टू स्पीच या आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का वायलेशन के बारे में क्लेम किया गया, रिट दायर की गई, रिट फाइल की गई। तो पहले थोड़ा इसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। बैंक्स जो कि 1955 में जब SBI आया तो उस समय इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को एक्वायर कर लिया गया था। बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की 7 सब्सिडरीज को भी SBI के में मर्ज कर दिया गया। इज दैट क्लियर? और जब बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया तो इसके लिए पहले से ही यह प्रावधान DPSP में, दैट मीन्स पार्ट 4 के आर्टिकल 37 में दिया गया था कि बैंकिंग फैसिलिटीज़ को पूरे इंडिया में स्प्रिट करने के लिए गवर्नमेंट इनका नेशनलाइजेशन कर सकती है।
इज दैट क्लियर? दैट मीन्स कोई भी ऐसा डिसीजन ले सकती है, नेशनलाइजेशन करने का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा डिसीजन ले सकती है जिससे कि बैंकिंग फैसिलिटीज़ को स्प्लिट किया जा सके और गांव के क्षेत्रों में, पिछड़े इलाकों में भी बैंक सेवा को पहुंचाया जा सके। हालांकि इसके पहले इंश्योरेंस कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज और रिफाइनरीज का भी नेशनलाइजेशन गवर्नमेंट कर चुकी थी और गवर्नमेंट का लॉजिक ये था किसी भी तरह बैंक को अपने कब्जे में लेकर भारत में इसको स्प्लिट किया जा सके। तो इसी के को टारगेट बनाते हुए 1969 में 14 बैंक्स को डिपॉजिट के आधार पर चूज किया गया। अब ऑर्डिनेंस के 2 दिन बाद पार्लियामेंट सेशन था। इसी बात ने कूपर को क्या किया, अवेयर किया और इन्होंने एक पिटीशन डाल दी। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल 32 के तहत ये रिट दायर की गई और आर्टिकल 32 में किसी भी इंस्टीट्यूट को, दैट मीन्स बैंक्स को, यह राइट नहीं है कि वह फंडामेंटल राइट के लिए कोई रिट फाइल करे सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, कोई पर्सन इसके लिए रिट फाइल कर सकता है। तो चूंकि ये जो कूपर साहब थे ये कंपनी से जुड़े हुए थे, इसलिए यहाँ पर यह भी क्वेश्चन उठता है कि क्या कंपनी के फेवर में ये एज अ शेयर होल्डर रिट फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ एक फैक्ट यह भी जानने के लिए है कि इस टाइम जो प्रेसिडेंट थे, जो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, वो एम हिदायतुल्लाह थे और ये वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं और प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ठीक है, और जुलाई टू अगस्त ये एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट थे और इन्होंने ही इस केस पर क्या किया था, अपनी अंतिम मुहर लगाई थी, अपना सिग्नेचर, हस्ताक्षर। अब सुप्रीम कोर्ट के को जो देखने थे उसमें कुल 5 क्वेश्चंस उठ रहे थे। इनमें सबसे पहला ये देखते हैं एक करके, कंपनी को फंडामेंटल राइट नहीं मिलते लेकिन ऑर्डिनेंस के कारण उनके शेयर होल्डर के फंडामेंटल राइट को वायलेशन हो रहा था, इसलिए उन्होंने पिटीशन किया। दूसरा और जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि गवर्नमेंट कंपनी को जुरिस्डिक्ट पर्सन का दर्जा दिया गया है और आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ ट्रेडिंग प्रोफेशनल है। दैट मीन्स कंपनी को फंडामेंटल राइट नहीं मिलते और ना ही इंडियन सिटीजनशिप ऑफ एक्ट 1955 में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई कंपनी भी फंडामेंटल राइट क्लेम कर सकती है, लेकिन कूपर कंपनी के फंडामेंटल राइट को ही क्लेम कर रहे थे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जो था वो क्या था। अब कोर्ट के समक्ष जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन था, वो ये था, कोर्ट ने कहा कि कोई भी डायरेक्टर या शेयर होल्डर के बिहाफ पर कंपनी के फंडामेंटल राइट को आर्टिकल 32 या 226 के थ्रू क्लेम नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कूपर ने जो क्लेम किया वही कहीं ना कहीं निराधार था। लेकिन अगला जो प्रश्न था वो ये था ऑर्डिनेंस को लेकर के, क्या ऑर्डिनेंस प्रॉपर था? कोर्ट ने कहा गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस का सब्जेक्टिव पावर तो है, दैट मीन्स सरकार को ऐसा राइट है कि वो ऑर्डिनेंस ला करके कोई भी कार्य कर सकती है, लेकिन कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात उभर करके आई वो ये आई कि कोर्ट ने कहा आर्टिकल 19(1)(f)(14) एंड आर्टिकल 31(21) का वायलेशन किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू।
और जो एक लास्ट पॉइंट जो कि कूपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा, उसमें ये रहा कि जो ऑर्डिनेंस आया था इसमें ये बताया गया था कि जब भी गवर्नमेंट किसी बैंक को एक्वायर करेगी तो उसका कंपेंसेशन भी वही एक एग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड करेगी, और यदि ये एग्रीमेंट फेल होता है देन सच मैटर शैल बी रिफर टू ट्रिब्यूनल एंड आफ्टर जजमेंट जो कंपेंसेशन मिलेगा वो 10 वर्ष बाद मिलेगा। और इसकी जो डेट रखी गई वो एग्रीमेंट फेल होने की डेट रखी गई। और ये जो सेंटेंस था ये पूरी तरह से कंट्रोवर्सरी पॉइंट था, और इसी कंट्रोवर्सरी पॉइंट को लेकर के कूपर ने कोर्ट में इसको चैलेंज किया, और कोर्ट ने भी कहा कि ये जो 10 वर्ष का बात है ये इलीगल है, 10 वर्ष का तरीका इलीगल है। अब देखिए गवर्नमेंट ने अपने साइड में क्या कहा। इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने कहा कि गवर्नमेंट किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट मोनोपोली कर सकती है और पहले भी ये कर चुकी है, एब्सोल्युटली या पार्शली मोनोपोली क्रिएट कर सकती है, गवर्नमेंट को यह राइट है। और यदि पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट कोई मोनोपोली क्रिएट कर रही है तो पूरी तरह से ये वैलिड कंसीडर की जाएगी। लेकिन आर्टिकल 31(2) का वायलेशन गवर्नमेंट ने किया है और कंपेंसेशन के थ्रू यह चीज़ उभर करके आई। इसलिए इसके बाद गवर्नमेंट ने 1971 में 25th अमेंडमेंट, ध्यान दीजिएगा 25th अमेंडमेंट की बात इसीलिए की गई है, ये 25th अमेंडमेंट यही ही वह पॉइंट था जिसके लिए ये 25th अमेंडमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ा। तो 1971 में 25th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें आर्टिकल 31 जो अब फंडामेंटल राइट नहीं है और लैंग्वेज को चेंज किया गया, और यह अमेंडमेंट लास्ट पॉइंट को लेकर भी आया था। इज दैट क्लियर? आर्टिकल 31 के साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि यह आर्टिकल 14 का भी वायलेशन कर रहा है, राइट टू इक्वालिटी का। क्यों? क्योंकि 14 बैंकों का ही नेशनलाइजेशन क्यों किया गया, बाकी का क्यों नहीं, यहाँ तक कि फॉरेन बैंक्स का भी नहीं किया गया, बाकी बैंकों को काम करने के लिए अलाउ कर दिया गया। यह भी इक्वालिटी के फंडामेंटल राइट को किल करता है, दैट मीन्स आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया और क्या कहा, किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर या डायरेक्टर कंपनी के फंडामेंटल राइट के वॉल्यूशन को बोल करके कोई भी पिटीशन फाइल नहीं कर सकते, ऐसा चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में है भी, अनलेस कंपनी के साथ जो हो रहा है उससे शेयर होल्डर या डायरेक्टर के फंडामेंटल राइट वायलेट ना हो रहे हों। लेकिन ऐसी दशा में जब शेयर होल्डर या डायरेक्टर के पर्सनल फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हों तो वह अपनी तरफ से न कि कंपनी के फंडामेंटल राइट को लेकर के रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और इस प्रकार से कूपर केस में ए.के. गोपालन केस को ओवररूल किया गया और इफेक्ट टेस्ट को अप्लाई किया गया और ऑब्जेक्ट टेस्ट को डिनाई किया गया। दैट मीन्स किसी भी ऑर्डिनेंस या एक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में ना देख करके यह देखेंगे कि उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, इससे किसी सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट तो वायलेट नहीं हो रहा है, और इसी को इफेक्ट टेस्ट कहा गया और इसको अप्लाई करेंगे और एक्ट ऑर्डिनेंस को
इनवैलिड किया जा सकता है। यह जो डिसीजन आया 10-1 की मेजॉरिटी से जजमेंट आया और सारे एक्सपर्ट्स को कवर किया गया। इज दैट क्लियर? आई थिंक कूपर केस आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए एक चीज़ ये भी देखते हैं, इस कूपर केस में जो इश्यूज थे उन पर हल्का सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। रिलेशन बाय शेयर होल्डर, जिस पर हमने डिस्कस किया। ऑर्डिनेंस प्रॉपर्टी प्रोमुलेगेटेड, इस पर भी डिस्कस हो गया। एक्ट पार्लियामेंट्री कॉम्पिटेंस, इस पर भी डिस्कस हो गया। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कंपेंसेशन, इस पर भी डिस्कस हो गया। और एक्ट वायलेट आर्टिकल 1949 31, इस पर भी डिस्कस हो गया। इज दैट क्लियर? तो आइए अब चलते हैं मेनका गांधी केस की ओर, जो कि 1978 में हुआ और उसने बहुत कुछ बदल करके रख दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और उसके पहले हम जान रहे हैं केशवानंद भारती डिसीजन भी आ चुका था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा केस है। तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 पर देखते हैं कि ये जो हमारा केस था ये कैसे लैंडमार्क केस बन गया। अभी हमने जो बात की थी गोल्डन ट्रायंगल ऑफ आर्टिकल्स की, उसका जो कंसेप्ट आया वो इस केस में ही सामने आया। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस केस का जो बैकग्राउंड था वो क्या था। एक्चुअली हुआ ये था कि मेनका गांधी वॉज इशूड अ पासपोर्ट ऑन 1/6/1976। दैट मीन 1 जून 1976 को पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत मेनका गांधी को एक पासपोर्ट इशू किया गया। द रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर न्यू दिल्ली इशूड टू हर, दैट मीन्स यह जो पासपोर्ट इशू किया गया वो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर न्यू दिल्ली द्वारा इशू किया गया टू एंड आस्क्ड टू सरेंडर हर पासपोर्ट अंडर सेक्शन 10(3)(c). और आर्टिकल 10(3)(c) के तहत उसको सरेंडर करने के लिए बोल दिया, या यूँ कहे कि एक लेटर भेज दिया। और उसका जो रीजन बताया गया वो पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर के बताया गया। When she requested the passport officer to furnish reasons, a letter was sent by the Ministry of External Affairs saying that it was decided not to give her the reasons in public interest. दैट मीन इसके लिए भी उन्हें एक लेटर मिला और ये बताया गया पब्लिक इंटरेस्ट के बिहाफ पर उनको इसका किसी भी प्रकार का रीजन भी नहीं बताया जा सकता है। बस उन्हें कंपनी का जो आर्टिकल है, कंपनी का जो रूल्स है, कंपनी का जो लॉ है, उसके सेक्शन 10(3)(c) में ऐसा प्रोसेस है कि किसी का भी पासपोर्ट जब्त किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। बस उसका जो रीजंस बताया गया कि और पब्लिक इंटरेस्ट बता दिया गया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये उठता है कि जो सेक्शन 10(3) इन द पासपोर्ट है एक्ट 1976, ये क्या है? क्या ये ऐसा राइट रखता है कि किसी भी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को किल कर सके? तो सबसे पहले इनको ही समझते। तो सेक्शन 10 के 3rd सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? द पासपोर्ट अथॉरिटी में इम्पाउंड और कॉज टू बी इम्पाउंडेड और रिवोक अ पासपोर्ट और ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स। दैट मीन्स आर्टिकल 10 के 3 पार्ट में ये लिखा हुआ है कि जो पासपोर्ट अथॉरिटी है वो किसी का भी जो पासपोर्ट है कैंसिल कर सकती है या जब्त कर सकती है बिना किसी कारण की बताए। नेक्स्ट देखते हैं सी में। देखिए 10(c) में क्या लिखा हुआ है?
if the passport authority deems it necessary so to do in the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of India, friendly relations of India with any foreign country, or in the interest of the general public. And she felt after that what happened, जो मेनका गांधी जी थी उन्होंने देखा कि इससे तो हमारे फंडामेंटल राइट 21 का वायलेशन हो रहा है, और उन्होंने आर्टिकल 32 के थ्रू एक रिट पिटीशन फाइल कर दी. सी फील्ड अ रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया as violating her fundamental rights guaranteed under Article 21 of the Constitution. She also stated that her fundamental right under Article 14 and 19A were also encroached. Is that clear? अब देखिए इस केस में जो मेन इश्यूज बनाए गए वह क्या थे, उन्हें फर्स्ट देखते हैं. Whether the right to go abroad is a part of the right to personal liberty under 21. That means क्या विदेश जाने के लिए जो राइट है वो पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 के अंतर्गत ऐसा राइट किसी भी सिटीजन्स को प्रोवाइड कराता है. नेक्स्ट वन, इफ वी सी वेदर द पासपोर्ट एक्ट prescribe a procedure as required by Article 21 before depriving person from the right guaranteed under the said article. That means क्या जो पासपोर्ट एक्ट बनाया गया है उसको ऐसा राइट है कि वह आर्टिकल 21 जैसे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सके. एंड नेक्स्ट वन जो अभी ऊपर एक्सप्लेन किया गया है, वेदर सेक्शन 10(3)(c ऑफ द पासपोर्ट एक्ट वायलेट्स ऑफ आर्टिकल 14, 19(1)(a एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड द लास्ट पॉइंट जो पॉइंट आउट किया गया, जो इशू उभर करके आया, वो है वेदर द ऑर्डर ऑफ द रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर इज इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. दैट मीन्स जो रीजनल पासपोर्ट के थ्रू प्रोसेस ये अपनाया गया मेनका गांधी के पासपोर्ट को जब्त करने का, क्या वो नेचुरल जस्टिस है? अब देखिए इस पर जो जजमेंट आया, जजमेंट क्या आया. टू द एक्सटेंट टू विच सेक्शन 10(3)(c of the Passport Act 1967 authorizes the passport authority to impound a passport in the interest of the general public, it violates Article 14. Violates Article 14. That means ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोर्ट ने ये माना कि आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है ये जो पासपोर्ट एक्ट 1967 का 10(3)(c सेक्शन है. इट कन्फर्स वैग एंड अनडिफाइंड पावर ऑन द पासपोर्ट अथॉरिटी. दैट मीन्स इस तरह की पावर पासपोर्ट अथॉरिटी को नहीं है कि आर्टिकल 14 जैसे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सके, राइट टू इक्वलिटी को वायलेट कर सके. सेक्शन 10(3)(c is void as conferring an arbitrary power as it doesn't provide for a hearing to the holder of the passport before the passport is impounded. That means जो ये हमारा पासपोर्ट एक्ट 1967 था, यह जो इसका सेक्शन 10(3)(c है, यह किसी भी सिटीजन्स की बात को सुने बगैर ही उसके पासपोर्ट को कैंसिल करने या जमा करने का कोई भी राइट नहीं रखता है, और ये कहीं ना कहीं उसके राइट को वायलेट करता है. नेक्स्ट वन,
जो बताया गया आर्टिकल 19 और 21 से रिलेटेड था। यहाँ बताया गया वन ऑफ द सिग्निफिकेंट interpretative in this case is the discovery of interconnections between the three article 14, 19 and 21। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये बताया कोर्ट ने कि जो आर्टिकल 14 है, 19 है और 21 है ये इंटरकनेक्टेड है। दैट मीन्स इनमें से किसी भी एक का अगर वायलेशन होता है तो यह माना जाएगा कि इन तीनों का ही वायलेशन हुआ है। और यहाँ पर ये जो बात उभर करके आई गोल्डन ट्रायंगल ऑफ आर्टिकल, तो वे गोल्डन ट्रायंगल ऑफ आर्टिकल मेनका गांधी केस में ही आई। और इन आर्टिकल्स में गोल्डन एंगल आर्टिकल जो बोले जाते हैं उनमें आर्टिकल 14, 19 और 21 है। अब इसके पहले जो ए.के. गोपालन केस था वहाँ पर जो डिसीजन आया था वहाँ पर आर्टिकल 14, 19 और 21 को एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं किया गया था और एक दूसरे को अलग रख करके देखा गया था। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 19, 14 और 21 को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया और ये कहा गया कि ये तीनों ही में से किसी एक भी आर्टिकल का अगर वायलेशन होता है तो अन्य दो का भी वायलेशन माना जाएगा, या यूं कहे अन्य दो को किसी एक से अलग नहीं किया जा सकता है। और एक जो बात आई वो भर करके ये है, दिस लॉ विच prescribes a procedure for depriving a person of personal liberty has to fulfill the requirements of Article 14 and 19 also. Is that clear? It was finally held by the court that the right to travel and go outside the country, विशेष ध्यान दीजिएगा, इज इंक्लूडेड इन द राइट टू पर्सनल लिबर्टी गारंटीड अंडर 21। अब देखिए जब आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है तो इसके पहले जब गोल्डन ट्रायंगल ऑफ आर्टिकल की बात की गई दैट मीन्स आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 भी वायलेट हो गया। इज दैट क्लियर? The rule was an enabling law which must also be just, fair and reasonable. That means जो यहाँ पर पासपोर्ट एक्ट की बात की गई है कि अगर कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट किया जाता है, इनेबल किया जाता है तो वो जस्ट फेयर होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। और यहाँ पर तो बिना कारण बताए ही उसके पासपोर्ट को कैंसिल कर दिया गया था। इन द मेनका गांधी केस द सुप्रीम कोर्ट आल्सो रूल्ड द लाइफ अंडर आर्टिकल 21 meant more than a mere एनिमल एग्जिस्टेंस। दैट मीन्स आर्टिकल 21 में केवल एनिमल एग्जिस्टेंस को ही ना देख करके बल्कि उसमें ये भी मर्ज किया गया कि उसकी ह्यूमनिटीज़ को और इन सब जो सोशल इशूज़ हैं इनको भी देखते हुए कोई भी लॉ बनाया जाए। इट विल इंक्लूड द राइट टू लाइव विद ह्यूमन डिग्निटी, नॉट ओनली एनिमल एग्जिस्टेंस। हियर notify human dignity and aspects which made life meaningful, complete and worth living. Is that clear? I hope आप सभी लोग बेटर अंडरस्टूड हो गए होंगे इन तीनों ही केसेस को रीडिंग करने के बाद कि कैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 एट लास्ट मेनका गांधी केस में एक दूसरे में मर्ज कर दिए गए। और ये मर्ज करने का मतलब ये हुआ एक दूसरे से इंटरेक्ट हैं, ऐसा जजमेंट आया और इनको गोल्डन ट्रायंगल ऑफ आर्टिकल का नाम दिया गया। आपने ए.के. गोपालन केस देखा, कूपर केस देखा और लास्ट में
आपको यहाँ पर मेनका गांधी केस में सारा डिसीजन मिल गया। बाकी केशवानंद भारती डिसीजन पर फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से स्टडी करें, और अगर कोई डाउट्स रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका रिप्लाई दिया जाएगा, या फिर क्लासेस के टाइम पर आप कॉल करके शाम को 7:30 बजे जो कि जनरली होता है, वहाँ कॉल करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं।